हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स का रिवीजन और हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर लाइट एनर्जी से। लाइट के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है क्लास 6 और 7 में, लेकिन ये जो चैप्टर है ये उनसे थोड़ा आगे है। यहाँ पर हम रे डायग्राम्स करेंगे, मिराज एप्लीकेशंस, बहुत कुछ करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम लाइट की बात करते हैं ना, तो लाइट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसके लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं, वी हैव एयर, वाटर, ग्लास, राइट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मीडियम्स और इन तीनों ही मीडियम्स में ना अलग अलग तरह के अलग अलग स्पीड से लाइट चलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ light in air is greater than the speed of light in water. It is again greater than the speed of light in glass. Reason is their densities. अब यहाँ पर ही मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ क्योंकि आगे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो एयर इज रेयरर, इट इज़ नॉट डेंसर। ये काफ़ी रेयर रेयर होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं। पानी की बात करें तो कंपैरेटिव टू एयर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थोड़े पास होते हैं। वहीं पर अगर मैं एक सॉलिड की बात करूँ, जैसे अगर मैं एक ग्लास की बात करूँ, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा पास देखे जाते हैं। बस दिस इज व्हाट द डेंसिटी इज। मॉलिक्यूल्स कितने दूर हैं या कितने पास हैं, और डेंसिटी हम हमेशा कंपैरिजन में लेते हैं। जैसे अगर हम एयर और वाटर की बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि एयर इज रेयरर, राइट, एंड वाटर इज डेंसर। रेयरर मतलब जो रेयर है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, राइट, और डेंसर मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास है। तो हम इस डिस्कशन को हमेशा कंपैरिजन में करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग जगह पर ना स्पीड ऑफ लाइट क्या है। जैसे स्टार्टिंग विद द वैक्यूम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। It is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So it is basically approximately 2.99 into 10 raised to the power 8 meter per second. कुछ ऐसा होता है जिसको हम राउंड ऑफ करके 2 पॉइंट मतलब जिसे हम राउंड ऑफ करके 3 लिख देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में ये स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है एंड इट इज 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second. करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सो इट इज 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात याद रखो, ये जो ना 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज सेम तीनों ही मीडियम में। फर्क कहाँ है? जो आगे वाली वैल्यूज हैं। सो 3, 2.25 एंड 2, बस ये याद रह जाएगा। और साथ में एयर, वाटर, ग्लास, तो ये डेंसिटी तो अब आपको भूलेगी नहीं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द मीडियम विद स्लोअर स्पीड ऑफ लाइट, राइट। मतलब एक ऐसा मीडियम जहां पर लाइट की स्पीड स्लो होती है, तो उस मीडियम को हम बुलाते हैं ऑप्टिकली डेंसर। क्यों? क्यों लाइट की स्पीड स्लो है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने पास हैं कि लाइट जब आ रही है ना, तो वो हर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से टकरा जा रही है किसी ना किसी। सो ऐसा जो हमारा मीडियम है वो डेंसर कहलाता है। देन ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, AWG, ये बात आपको याद रखनी है, AWG, राइट। तो A इज द रेयरेस्ट, इससे डेंस है पानी और उससे भी डेंस है ग्लास। सो अगर हम ग्लास और वाटर का यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। वाई डेंसर? क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स काफी पास पास है, वहीं पर वाटर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। वहीं पर वाटर और एयर की बात करें तो वाटर इज डेंसर देन एयर, सो एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर एंड ग्लास। करेक्ट। तो ये तो बस वो
जो इनिशियली मैंने आपको समझाया है, ये उसी के बेसिस पर अलग-अलग लाइन है। अब अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स या से आपको फिल इन द ब्लैंक्स या किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पर आपको किसी एक की ऑप्टिकल डेंसिटी को ज़्यादा कम बताना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप यही रिकॉल करोगे। ओके? आगे बढ़ते हैं, द मीडियम इज़ डेंसर, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। अगर मीडियम रेयरर है, तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम is like equal to greater than equal to sorry is less than equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. आगे चलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बार हम बस रिकॉल करने वाले हैं। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, मतलब लाइट आती है, वो एक सरफेस से टकराती है और फिर वो बाउंस बैक हो जाती है। सो दैट बाउंसिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन। तो वो जो लाइट आ रही है और एक सरफेस पे टकरा रही है, दैट इज द इंसिडेंट रे। और यही लाइट जब बाउंस बैक हो जा रही है, देन इट इज रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट? ये पॉइंट जहां पर ये लाइट आकर टकराई है इस सरफेस से, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब कुछ हमने क्लास 7 में पढ़ा है, तो मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ ताकि रिफ्रैक्शन पढ़ना आपके लिए इजी हो जाए। तो ये रिफ्लेक्शन है, राइट? रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल। The angle between the incident ray and the normal is angle of incidence, and angle between the reflected ray and the normal is angle of reflection, right? So इसे हम ऐसे लिखते हैं, right? आगे बढ़ते हैं। Now we will be focusing on a very important concept in this class, that is the refraction of light. Refraction मतलब light bounce back नहीं हो रही है कि light आई और अब यहाँ से इस सरफेस से टकरा के वापस चली गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइट उस सरफेस के अंदर जा रही है और उस सरफेस के अंदर जाके वो मुड़ जा रही है, बेंड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर्टिकुलर सरफेस में या उस पर्टिकुलर मीडियम में कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसको इधर उधर को भेज दे रहे हैं। करेक्ट? सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना इज रिफ्रैक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये लाइट जाती है, यानी कि जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, तो मान लो ये है एयर और यहाँ पर एयर से वाटर में ये लाइट जा रही है। तो एयर से आई, यहाँ पर टकराई, सरफेस पे टकराई और अब ये पानी के अंदर एंटर हो गई। तो जब ये पानी के अंदर एंटर हो गई, तो अब ये जो लाइट है ना, ये यहाँ को इस तरफ को क्या हो गई? बेंड हो गई, राइट? अब ये कहाँ को बेंड होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। ये क्यों होता है बताओ मुझे? क्योंकि हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद इन अ मीडियम। मीडियम के अंदर भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाती है, लेकिन वो स्पीड चेंज होने की वजह से वो बेंड हो जाती है। व्हेन इट एंटर्स अनदर मीडियम ऑब्लिकली, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, ऊपर है एयर और नीचे है वाटर। करेक्ट? अब एक रे ऑफ लाइट आई, एक इंसिडेंट लाइट आई, वो ऐसे टकराई, सीधी आई, इस सरफेस से टकराई, राइट? तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये सीधी ही निकल जाएगी इस सरफेस से, दूसरे सरफेस में एंटर होगी, लेकिन वो बेंड नहीं होगी, किसी भी तरफ को वो बेंड नहीं होगी, वो सीधी ही चली जाएगी। लेकिन जब भी एक रे ऑफ लाइट आती है और वो ऐसे ओब्लिकली ऐसे आई या ऐसे टेढ़ी आती है, तो वो हमेशा बेंड होती है। बात क्लियर हो गई? आगे ये सारी चीज़ें आएँगी अभी। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बात करने वाले हैं, वही जो अभी मैंने आपको बताया, एग्ज़ैक्टली वही। सो अ रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये है एयर, एयर एज़ कंपेयर टू अ, ग्लास या वाटर, वो रेयरर मीडियम है, राइट? ये रेयरर है और ये वाला मीडियम है डेंसर। करेक्ट? तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पे टकराई, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। करेक्ट? और
अब इस पॉइंट के मतलब इस सरफेस के पैरेलल में मतलब परपेंडिकुलर में हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नॉर्मल बुलाते हैं। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। अब क्योंकि ये रे ऑफ लाइट एक एंगल पे आई थी, है ना, नॉर्मल के बराबर थोड़ी ना आई थी कि बिल्कुल सीधी नॉर्मल के साथ साथ आई थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी आई थी तो ये यहाँ पर ऐसे बेंड हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। लेकिन एक्चुअल पाथ इसका क्या था, ये जो हमें डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है। सो वेयर विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? नाउ इट इज नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज refraction, angle of refraction. So angle of refraction is between normal और ये जो बेंड हुई लाइट रे है यहाँ पर इनके बीच में होगा। बात क्लियर हो गई। तो क्योंकि अब रे ऑफ लाइट आ रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो जब ये एंटर करेगी एक डेंसर मीडियम में तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात क्लियर हुई। तो ये ऐसे को आएगी, मतलब ये नॉर्मल, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, करेक्ट। ये इस ओरिजिनल डायरेक्शन से नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। बात क्लियर हुई। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो रेयरर से डेंसर में जा रही है, सो इट विल बी टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएंगे जब आपको रेयरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जब आपको जो चीज़ मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझाई थी वो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो समझ नहीं आई है तो आई वुड एडवाइस कि पहले फर्स्ट स्लाइड पे वापस जाओ, उस कॉन्सेप्ट को समझ के देन यू कम बैक हियर। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब पानी में है या ग्लास में है और उससे हवा में एंटर हो रही है, सो यू कैन से फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है आपको यहाँ पर? तो देखो ये है इंसिडेंट रे, राइट। इसके साथ साथ हमने ये नॉर्मल यहाँ पर बना दिया। नॉर्मल कहाँ पर बनेगा? नॉर्मल बनेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस सरफेस पे आके लाइट टकरा रही है उस सरफेस से हम बिल्कुल एक ऐसे उसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो 90 डिग्री बनाएगी। सो दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हम सबको पता है क्या होता है, तो परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो एक्चुअल जो इनिशियल डायरेक्शन थी ना इस लाइट रे की वो ये है डॉटेड वाली, राइट। लेकिन अब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो देखो वाटर या ग्लास से वो एयर के अंदर एंटर कर रही है, तो इस केस में लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, राइट। तो इस ओरिजिनल डायरेक्शन से ये आगे की तरफ को मतलब दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ को नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट इस सरफेस की तरफ को जा रही है। बात क्लियर हो गई। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन इट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल, कहीं पर कोई डाउट? अब यही वो पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है और वो सीधी नॉर्मल से ही मतलब जो सीधा मीडियम है ना, मीडियम के ऊपर ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरती है, बिल्कुल सीधी गिरती है, तो वो निकल भी सीधी ही जाएगी, उसमें किसी भी तरह की कोई बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। सो रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया पासेस अनडेविएटेड, तो वो डेविएट नहीं होगी। अब बात करते हैं कुछ रिलेटेड टर्म्स की जो हमने पढ़ी हैं। मैं आपको फटाफट से यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले है इंसिडेंट रे, वो रे ऑफ लाइट जो आ रही है और एक सरफेस पे गिर रही है, राइट। सो दिस इज द इंसिडेंट रे। उसके बाद आती है रिफ्रैक्टेड रे, वो रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जाके, इनिशियल डायरेक्शन में ना जाके किसी एक तरफ को बेंड हो जा रही है। देन कम्स द नॉर्मल, तो दैट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसके ऊपर ये लाइट गिर रही है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द incident ray, and this is the angle of refraction, the angle between the refracted ray and the normal। बात क्लियर हो गई। सेम ही बात है
कुछ अलग नहीं है। तो मैं आपसे ना एक सवाल पूछती हूँ यहीं पर, आगे तो एक्सप्लेन हो ही जाएगा बट यहाँ पर आप मुझे बताओ, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है यहाँ पर या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना और आगे फिर जब पढ़ लोगे ना, मतलब सोच के रखो, ठीक है? और फिर जब आगे पढ़ लोगे तो मुझे बताना कि आपका आंसर सही था या गलत था। यहीं से आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट? सो स्नेल्स लॉ सबसे पहला है, मतलब इन लॉज को हम स्नेल्स लॉ बुलाते हैं। बेसिकली ये जो सेकंड वाला लॉ है ना, इसको स्नेल्स लॉ बुलाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा लॉ है ना, वो एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड वाला लॉ है। क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही हमने क्लास 7 में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ पढ़ा था, राइट? अब दूसरा आता है द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि स्नेल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड द कलर ऑफ लाइट, अब कौन से मीडिया का पेयर दिया है? क्या एयर और ग्लास है, क्या वाटर और ग्लास है, या फिर क्या ग्लास और एयर है? तो क्या हमें पेयर ऑफ मीडिया दिया है और किस कलर की लाइट का यूज किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, राइट? तो फॉर्मूला वैसे सेम ही रहता है लेकिन वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो इट इज साइन आई बाय साइन आर, राइट? तो याद रख लो, जब क्लास आई थिंक 9 10th में जाओगे तो आप साइन कॉस टैन ये सब कुछ पढ़ोगे। तो यहाँ पर याद रखो स्नेल्स लॉ इज साइन आई, that is the sine of angle of incidence over the sine of angle of refraction is equal to a constant, और ये constant कहलाता है refractive index, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू क्या होता है। सो म्यू इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। जो भी हमने पेयर ऑफ मीडिया लिया है उसमें पहला मीडियम क्या है और दूसरा मीडियम क्या है, बस उनका रेशो है ये। सो इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। एग्जाम्पल एयर टू वाटर, राइट? तो अगर मान लो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो हवा से पानी में जा रही है, तो म्यू क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर ना कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट बताई थी पहले, याद है ना? तो इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? इट इज 3 × 10⁸ राइट, इन मीडियम एयर। एंड नाउ द स्पीड ऑफ लाइट 2.25 इन वाटर, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमारे म्यू के कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। सो देयर इट विल हैव नो यूनिट्स। ये एक कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। एंड नाउ ये भी कट गया। अब आप जब इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4/3, जिसको हम 1.33 भी लिख सकते हैं। अब ये चीजें जो है ना, वैसे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में हमें करना होता है ना तो हमें थोड़ी जल्दी भी होती है, राइट? तो जब आप इनको ना बार बार इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते जाओगे हर बार, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और बाय द टाइम यू विल रीच टू क्लास 9 10 11 12, तब तक तो आपके दिमाग में ये बैठी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो एयर में क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज कट गई। अब क्या बचा? इट विल बी 3/2 विच इज 1.5। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इट इज 1.33, एंड व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इट इज 1.5। तो ये म्यू की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और नो मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1। मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ऐसा कोई भी मीडियम आपको नहीं मिलेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो, हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हम ना इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं, मतलब इफेक्ट्स देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, आप एक ग्लास लो, पानी का ग्लास भरो, उसमें एक कॉइन डाल दो, ठीक ठीक है? ये जो कॉइन है ना, या फिर कॉइन भी मत डालो, कॉइन बाद अगले में डालते हैं, तो
यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप बाल्टी पानी की बाल्टी भर देते हो या फिर एक ग्लास भर देते हो पानी से, तो आप ऐसे पहले तो आपको वो काफ़ी डीप लग रही होती है, राइट? लेकिन जब पानी भरने के बाद आप उसकी डेप्थ देखने की कोशिश करते हो ना, तो वो उस उसकी डेप्थ ना थोड़ी कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आप देख रहे हो एयर से, आपकी आँखें हैं एयर में और आप देख रहे हो वाटर के अंदर। क्लियर है? बात सही है? जब आपकी आँखों से रे ऑफ लाइट मतलब जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी इस पॉइंट से, तो ये यहाँ पर आएगी, इस सरफेस पे पहुँचेगी, सरफेस ऑफ वाटर। और क्योंकि अब ये लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये रे ऑफ लाइट, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये यहाँ से एक्चुअल जो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, लेकिन ये रे ऑफ लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और आपको जब आप इसको रिट्रेस करोगे वापस, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली जो डेप्थ है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो ये आपको कम डीप दिखाई देगा। सो इन वाटर इन अ वेसल अपीयर शैलोअर देन इट्स रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ है ओ, लेकिन एपरेंट है ए आई, राइट? तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं द रीजन। अब ये जो मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स लिखी है ना, मैं इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने ये लिखा है क्योंकि इस पीपीटी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे ना, तो आप ना इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखना और उसके बाद जब भी रिवाइज करो, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो आपके पास ना डिटेल्स हों इस चैप्टर की। तो रीजंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से मेन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया? तो याद रखना, ठीक है? और जहां पर भी आपको लगता है कि डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीविजिट द वीडियोज। वीडियो को देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बस you are done. Okay, then reason. So light coming from the bottom bends away from the normal because it moves from water to air, that is from denser to a rarer medium. अब ये जो refracted ray है, it appears to come from a point higher than the real bottom, right? तो बस यही आपको points लिखने हैं, करेक्ट? तो यहाँ पर क्या होगा, जो real depth है, right, is divided, that is divided by the apparent depth, and that will be the refractive index, करेक्ट? बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉइन अपीयर्स रेज्ड इन वाटर। अब वही करना है कि पहले एक खाली ग्लास लेना है, उसमें कॉइन डालना है, आपको उसकी एक्चुअल में करेक्ट डेप्थ दिखाई देगी। अब क्या करोगे, आप उस कॉइन वाले टम्बलर को ना पानी से भर दोगे। अब आपको लगेगा कि कॉइन ऊपर आ गया है, कॉइन ऊपर आ गया है, या फिर वो जो उसकी जो डेप्थ है ना वो कम हो गई है। तो ये भी इसीलिए होता है क्योंकि जब यहाँ से लाइट रे आएगी ना, तो लाइट रे बेसिकली ये ऐसे सीधी जाएगी, तो आपको इसकी एपरेंट मतलब इसकी रियल डेप्थ दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसमें पानी भर देते हो, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है और ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होनी चाहिए लाइट रे की, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, जिसकी वजह से जब आप इसको रिट्रेस करते हो, तो इसकी डेप्थ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बात क्लियर हो गई? सो लाइट फ्रॉम कॉइन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर। आई रिसीव्स अ रिफ्रैक्टेड रे दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ हायर पॉइंट। ओके, सो दिस इज द हायर पॉइंट। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। नाउ द पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंट। तो एग्जैक्टली सेम ही रीजन है। द मेन थिंग व्हाई आई हैव इंक्लूडेड देम, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। कॉन्सेप्ट नहीं है बट ये एप्लीकेशन है जो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, इफेक्ट्स मिस नहीं होने चाहिए। सो अ पेंसिल प्लेस्ड इन द वाटर अपीयर्स बेंट और ब्रोकन एट अ सरफेस। तो ऐसा लगता है कि बीच से कट गई है पानी में डालते ही वो पेंसिल। द रीजन बीइंग कि जब आप इसको यहाँ पर डालते हो, तो अब यहाँ से जो लाइट रे जा रही है आपकी आंखों में, वो नॉर्मल से दूर चली जा रही है, और जब आप इसको रिट्रेस करते हो, तो उसका टिप आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रेज्ड पोजिशन पर दिखाई देता है।
आगे बात करते हैं अर्ली सनराइज और लेट सनसेट की। तो आपको पता है कि जो सनराइज है वो जब आपको दिखाई देता है ना, वो जल्दी आपको दिखाई देता है और सनसेट आपको लेट दिखाई देता है जब वो एक्चुअल में होता है। पता है आपको? पता ही होगा क्योंकि चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द रीज़न बिहाइंड दिस। तो एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं और जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, जो अर्थ के सरफेस के पास वाली लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स कंपैरेटिवली कूलर होती हैं क्योंकि हवा, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है तो वो नीचे आ जाती है, लेकिन जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है और वो ऊपर चली जाती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। तो जब सन से लाइट आती है, राइट, जब सन होराइजन के भी नीचे होता है लेकिन लाइट आती है, और ये लाइट जब इस रेयरर, ये जो गर्म वाली लेयर्स हैं, रेयरर लेयर्स हैं, इनसे डेंसर लेयर्स में, जो कूल वाली लेयर्स है, उनमें एंटर करती है, तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती हैं और नॉर्मल की तरफ को बेंड होने की वजह से हमें सन की एक्चुअल पोजीशन थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। सो अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वार्मर, तो वो ऑप्टिकली रेयरर होती हैं। नीचे वाली लेयर्स कूलर होती हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली डेंसर होती हैं। इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे की तरफ को डेंसर है। ऊपर वाली लेयर्स रेयरर हैं और नीचे वाली डेंसर हैं। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो और सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएंगी, यहाँ पर पहुंचेंगी, जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स में पहुंचेंगी तो वो क्या होंगी, वो बेंड होती जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो ये हमारा नॉर्मल हुआ और एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके वो नॉर्मल की तरफ को बेंड होते 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 हमारी आईज में गिरती है। और जब हम इसको रीट्रैक करते हैं, मतलब रिट्रेस करते हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पर होती है। बस यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ लिखा है। व्हेन सन इज जस्ट बिलो द होराइजन बिफोर सनराइज, light travels from rarer to the denser medium, so each layer bends the light towards the normal, towards the earth due to continuous refraction। तो continuously refraction हो रही है, रेज जो है वो बेंड हो रही हैं और वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही हैं, रिजल्टिंग कि जो सन की एक्चुअल पोजीशन है उससे भी ऊपर हमें सन दिखाई देता है। मतलब जब सनराइज होता है उससे भी पहले हमें सन दिखाई देने लग जाता है। अब बात करते हैं लेट सनसेट की। तो आफ्टर सन एक्चुअली गोज बिलो द होराइजन, तो ये होराइजन है जब सन इसके नीचे चला जाता है, तो तब भी यही होता है कि हमें बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें सन अभी भी होराइजन के ऊपर ही दिखाई देता है। सो सन इज सीन 3-4 मिनट्स इवन आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मिराज इन और डेजर्ट। अब मिराज भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना जिससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो ये जो इफेक्ट्स हैं और इफेक्ट्स के बाद अभी अर्ली सनराइज, सनसेट, मिराज, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आपके टीचर जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो डोंट मिस इवन अ सिंगल थिंग। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि लाइट रेज कहाँ से एंटर हो रही हैं। जैसे जब हमने पेंसिल या कॉइन डाला था पानी के अंदर, तो वहां पर लाइट कॉइन से आपकी आंखों में गिर रही थी तो आपको वो कॉइन दिखाई दे रहा था। अगर कॉइन से आपकी आंखों में लाइट नहीं गिरेगी तो आपको कॉइन नहीं दिखाई देगा। यही है ना। हमें कोई भी चीज क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो लाइट हमारी आंखों में गिरती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो लाइट आकर हमारे लेयर्स में एंटर कर रही है, मतलब फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर और डेंसर से रेयरर में आ रही है। तो डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ से कहाँ को जा रही है, डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो इट विल बेंड्स आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट्स को यहाँ पर लिखना है। जब हमने सनराइज और सनसेट की बात की है तो आपकी आंखों से लाइट नहीं जा रही है, सन की लाइट आ रही है और वो आपकी आंखों में गिर रही है। तो सन बाहर है और वहाँ की हवा जो है वो गर्म है तो वो रेयरर है, और जैसे-जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं यही हवा ठंडी होती जाती है, तो अब हम डेंसर मीडियम में हैं। तो लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है।
करेक्ट। तो अब बात करते हैं मिराज की। अब मिराज में भी ना कुछ ऐसा ही होता है, ये भी एक तरह का नेचुरल ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमें डेजर्ट्स या फिर हॉट रोड्स में दिखता है। जब ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ी तेज़ धूप चमक रही होती है, तो हमें ना ऐसा लगता है कि जिस रोड पे हम जा रहे हैं ना, तो आगे पानी है। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे जाते-जाते हो, पानी दूर जाता जाता है और आपको वो पानी कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि पानी कभी होता ही नहीं है। तो इट इज़ बिकॉज़ कि हमें ना एक इन्वर्टेड सी इमेज देखने को मिलती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो जैसे अगर ये कैमल यहाँ पर खड़ा है या फिर आपके सामने कोई ट्री हो वहाँ पर, तो हमें क्या लगेगा कि उसकी एक इमेज ग्राउंड पर बन रही है, और ग्राउंड पर इमेज कब बनेगी, जब वहाँ पर पानी होगा, राइट? तो ये हमें एक फ़ॉल्स इंप्रेशन देता है पानी का। तो यहाँ पर क्या होता है कि मिराज भी इसीलिए होता है ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एयर। अब भरे दोपहर में, दिन में, जब सूरज की रोशनी, जब सॉरी हाँ, सूरज बहुत तेज होता है, तो अर्थ जो है ना, अर्थ की लेयर्स जो है वो अनइवन हीट होती हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है इंसोलेशन। लाइट रेज आई, सन से लाइट आई, वो हमारी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं करता है, अर्थ एब्जॉर्ब करती है। अर्थ इस लाइट को, इस गर्मी को रेडिएट करती है, और फिर हमारे अर्थ के पास-पास की जो लेयर्स हैं ना, वो गर्म होती जाती हैं। अब जैसे-जैसे वो गर्म होती जाती हैं, तो जितनी नीचे है लेयर, वो उतनी ज़्यादा गर्म होगी, ऊपर लेयर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे वो हीट रेडिएट होती जाती है। बेसिकली जो आस-पास, जो हमारे अर्थ सरफेस के पास में जो लेयर्स होती हैं, वो ज़्यादा गर्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लेयर्स जो ऊपर होती हैं। क्लियर है? तो इससे ना हर लेयर की एक अलग डेंसिटी होती है, राइट? तो जो ज़्यादा गर्म है वो रेयरर है, जो उससे ठंडी है वो डेंसर है कंपैरेटिवली, करेक्ट? तो इस अनइक्वल, अनइवन हीटिंग ऑफ एयर की वजह से अलग-अलग लेयर्स बनती हैं, जिनकी अलग-अलग डेंसिटीज़ होती हैं, और इन्हीं अलग-अलग डेंसिटीज़ की वजह से बार-बार रिफ्रैक्शन होती है, और फाइनली हमें TIR देखने को मिलता है, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मिराज? तो देखो, मैंने ये भी पूरा लिखा है सो दैट आपको रिविजन करने में इजी हो। सो मिराज अकर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एयर लेयर्स ऑफ द डेंसिटी, राइट, ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। सो सैंड इन डेजर्ट बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, एंड हॉट सैंड हीट्स द एयर नियर द ग्राउंड, मेकिंग इट हॉटर एंड मेकिंग इट रेयरर। जो अपर लेयर्स ठंडी होती हैं और वो डेंस होती हैं, तो इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। तो लाइट आती है टॉप लेयर से, जैसे जो कैमल है या ट्री है उसके टॉप लेयर से लाइट आएगी, तो ऊपर ठंडा है, तो वो लेयर्स डेंसर है। जब ये लाइट नीचे की तरफ को आएगी, तो यहाँ पर ना ये लाइट बेंड होती जाएगी। बाय द टाइम ये हमारी आँखों में पहुँचेगी, अच्छा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि द रे इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? नाउ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। अब जैसे-जैसे वो बेंड होती जाएगी, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, करेक्ट? अब होगी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसे हम TIR भी बुलाते हैं। तो कुछ सर्टेन लेयर्स में ये जो एंगल है रिफ्रैक्शन का, ये 90 डिग्री हो जाता है। नाउ लाइट कैन नो लॉन्गर रिफ्रैक्ट, राइट? अब एक टाइम आता है कि लाइट अब रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है, लेकिन वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अब क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट मूव्स थ्रू दिस डेंसर लेयर्स, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और हमारी आंखों को क्या लगता है कि ये ग्राउंड लेवल से लाइट आ रही है, और वो जो इमेज है ट्री की या कैमल की, वो हमें ग्राउंड पर दिखाई देती है। और ग्राउंड पर कब दिखाई देगी, जब वहाँ पर पानी होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है, इसलिए हमें वहाँ पर कैमल की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। बस, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, मिराज जो एक टॉपिक है, ये सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। सो एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ ट्री इज सीन, और अ कैमल इज सीन, एंड इट लुक्स लाइक द पूल ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड रिफ्लेक्टिंग द ट्री। तो ये एक वर्चुअल इल्यूजन है जिसे हम मिराज बुलाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा
जहाँ पर ये कैमल है ना, कैमल का ये वाला जो टिप है ना, ये डेंसर मीडियम है, राइट? ये बहुत ऊँचा है और ऊपर वाली लेयर्स ठंडी हैं तो वो डेंस है, और जैसे-जैसे नीचे आएँगे, यही लेयर्स जो हैं ये रेयरर होती जाएँगी क्योंकि ये गर्म होती जाएँगी। तो जब लाइट यहाँ से आती है तो ये नीचे को आती जाती है, नीचे को आती जाती है तो हमें क्या लगता है, सॉरी, क्या होता है कि लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये नॉर्मल के से दूर होती जाती हैं। तो ये कंटिन्यूअसली बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये और बेंड नहीं होती है लेकिन ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इस कैमल की एक मिरर, एक इमेज देखने को मिलती है ग्राउंड के ऊपर। सो दैट वाज द मिराज। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, जब आप 11 12 10th 11 12th में जाओगे तो आपको फिजिक्स लैब ले जाया जाएगा और वहाँ पर आपको ये एक ग्लास स्लैब मिलेगा। इस ग्लास स्लैब से आप लाइट रे को पास कराओगे और फिर उसका पाथ को आप रिट्रेस करोगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली हम वही वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ थेरेटिकली। ओके, सो ये है हमारा एक ग्लास ब्लॉक, राइट? तो इस ग्लास ब्लॉक में जब लाइट एंटर होगी तो ये है एयर, ये है ग्लास, सो दिस इज रेयरर मीडियम, और ये जो ग्लास ब्लॉक है ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, सो इट विल बेंड towards the normal, right? So it will bend towards normal, correct? ये रिकॉल हो गया, बस आगे आप खुद ही कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। सो ये है हमारी इंसिडेंट रे, जब ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आके टकराती है तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेंगे सबसे पहले, जो एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। अब क्योंकि यहाँ पर रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, ये इसकी एक्चुअल लाइन है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये यहाँ पर ऐसे मूव करेगी। फाइनली ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी जहां से अब इसको निकलना है, इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलना होगा। सो अगेन हम एक नॉर्मल बनाएंगे, राइट? और फिर से अब क्योंकि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अब ग्लास से एयर में जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये लाइन है, ये नॉर्मल है, और ये इस नॉर्मल से दूर जाएगी। एक्चुअल पोजीशन क्या है लाइट रे की? एक्चुअल जो लाइट रे है वो ऐसे निकलनी चाहिए सीधी, लेकिन ये इससे इस इमेजिनरी लाइन से हमें दूर जाती हुई दिखाई देगी। बस यही है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पता होना चाहिए। और इसके सिवा अगर आप इस रे की ओरिजिनल मतलब जब ये इंसिडेंट रे आई थी, अगर आप इसको आगे की तरफ को ना एक्सटेंड करते जाओगे एज अ डॉटेड लाइन, तो इन दोनों के बीच में, सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकल कर आ रही है, इमर्ज होकर आ रही है, दिस इज इमर्जेंट रे। सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं प्रिज्म पे। सो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक अगेन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेज विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस। तो 5 प्लेन सर्फेसेज हैं जिनमें ये जो 2 है ना ये ट्रायंगुलर है, ठीक है? तो प्रिज्म को हम हमेशा ऐसे ही शो करते हैं। तो यहाँ पर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो है डिस्पर्शन का, जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि लाइट रे कैसे मूव करेगी। तो ये आई हमारी इंसिडेंट रे, यहाँ पर टकराई, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर आपको एक नॉर्मल बना देना है। फिर अब क्योंकि लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? सो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि लाइट रे ऐसे जाने के बजाय इधर को बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ को, राइट? फिर ये अगले सरफेस पे जाके टकराएगी जब इसको ग्लास स्लैब से बाहर निकलना होगा। सो अगेन हम यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना देंगे, और अब हम क्या देखेंगे कि नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विच इज फ्रॉम डेंसर
टू रेयर, सो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, ये प्रिज्म का ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हियर वी सी द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ पर जब भी हम इस प्रिज्म से वाइट लाइट को पास कराते हैं तो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में और हमें मिलता है स्पेक्ट्रम। तो जैसे ही ये एंटर करेगी इनटू द ग्लास प्रिज्म, तो ये जो सारी अलग-अलग कलर्स हैं ना, ये ऐसे स्प्लिट हो जाएँगे, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे स्प्लिट होते हुए दिखाई देंगे और जब वापस से ये लाइट रेज़ एंटर करेंगी इनटू द एयर, तो ये और भी दूर-दूर चली जाएँगी और हमें व्हाइट लाइट को हम ऐसे स्क्रीन पे हमें मिल जाएगी और उसमें हमारे पास बहुत सारे कलर्स होंगे, मेनली 7 कलर्स, जिसे हम स्पेक्ट्रम बुलाते हैं, जिसे हम विबग्योर बुलाते हैं, व्हिच इज़ सेड टू बी अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें ना, तो रेनबो में इतने सारे कलर्स हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते, आप उनको आइडेंटिफ़ाई भी नहीं कर सकते। मतलब इट थोड़ी-थोड़ी वेरिएशन के साथ यहाँ पर बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद अगर सन आ जाए, तो जो पानी की ड्रॉपलेट्स हमारी हवा में होती हैं ना, जब उन ड्रॉपलेट से सन की लाइट इज़ सेड टू बी व्हाइट लाइट। तो ये व्हाइट लाइट जब इन ड्रॉपलेट से निकलती है ना, तो आगे हमें बड़ा ही सुंदर सा रेनबो देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन, अब डिस्पर्शन क्यों होता है? सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो डिफरेंट कलर्स हैं तो उन सब की अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। तो हर कलर अलग अलग स्पीड से मूव करता है ग्लास के अंदर, तो इसकी वजह से बेंडिंग अलग अलग होती है। तो जैसे सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है वो है वायलेट और सबसे कम जो बेंड होता है दैट इज रेड। सो रेड इट इसमें हमें लीस्ट बेंड होता हुआ दिखाई देता है और वायलेट हमें सबसे ज़्यादा बेंड होता दिखाई देता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्ट ये ना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस क्लास में ना आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताते हैं कि कैसे हमें पता कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या रेड का कम है। लेकिन इस क्लास में इतना याद रख लेना, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ना, ये ऊपर से नीचे को, राइट। तो अगर मैं व्हाइट स्क्रीन पे लिख रही हूँ तो सबसे ऊपर मेरे पास रेड कलर आएगा और सबसे नीचे वायलेट आएगा, राइट। तो विबग्योर को हमें उल्टा लिखना है और याद रखना कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ को आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट का वो इंक्रीज होगा। बात क्लियर हुई? तो विबग्योर को जब हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट करेंगे थ्रू द प्रिज्म, तो हमें एक स्क्रीन पे हमें कलर्स मिलेंगे। ये कलर्स जो हैं, सो फर्स्ट ऑन द टॉप विल बी रेड और नीचे वायलेट होगा। मतलब आपको विबग्योर को उल्टा लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ को लिखना है। जो सबसे ऊपर कलर है दैट इज द रेड कलर, वो सबसे कम बेंड हुआ है और जो सबसे नीचे कलर है वायलेट, वो सबसे ज्यादा उसमें बेंडिंग देखी गई है। अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ को बढ़ रहा है। बात क्लियर हो गई? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, किसका कम है, किसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है, किसमें सबसे कम बेंडिंग होती है। ये सारी चीज़ें ना आपको एग्जाम में 1 मार्कर 1 लाइन आंसर में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखना, जो सबसे कम बेंड हो रहा है उसके सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अलग अलग तरीके हैं याद रखने के, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं प्रिज्म के एक्शन की। तो प्रिज्म के एक्शन में क्या है कि जब यहाँ पर ना पहला रिफ्रैक्शन होता है, जब ये सरफेस पे टकराती है लाइट, सबसे पहले रिफ्रैक्ट होती है तो ये अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में टूट जाती है, तो कलर्स सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वापस से ये दूसरी तरफ जाके सरफेस पर टकराती है, तो अब यहाँ पर कलर्स की जो सेपरेशन है ना, वो बढ़ जाती है और हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, और अब जो हम बात करने वाले हैं ना बच्चों, वो रे डायग्राम्स सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, लॉन्ग शॉर्ट, एनीथिंग,
सब के सब ऐसे फिंगर टिप्स पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। रटना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल भी रटने वाला नहीं है। हार्डली कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, बाकी अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया आगे के सारे समझ आ जाएँगे। तो रटना नहीं है, लेकिन समझना है। शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर्स 2 तरह के हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो अगर मैं एक ऐसा ऐसा एक गोल सा मिरर लेती हूँ और एक तरफ से इसको अंदर से कलर कर देती हूँ और एक को बाहर से कलर कर देती हूँ, ठीक है? सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ को कर्व्ड होता है, राइट? ऐसे को होता है, ऐसे को। तो चम्मच है ना हमारा, तो चम्मच में ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जैसे आप ऐसे स्कूप करते हो, सो दैट इज़ द कॉनकेव मिरर। और ये जो पीछे वाला होता है, दैट इज द कॉन्वेक्स। सो दिस इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। सो कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा, और पीछे कलर होगा, वो सिल्वर कलर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? और कॉनकेव मिरर, सॉरी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर में बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा और अंदर वाला सिल्वर्ड होगा या ओपेक होगा। बात क्लियर हुई? चम्मच लेना है, चम्मच में अंदर वाला जहाँ से आप ऐसे स्कूप आउट करते हो, दैट इज़ कॉनकेव, और जो पीछे वाला है दैट इज़ कॉन्वेक्स। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सिल्वरिंग होती है एक साइड पे जो होलो स्फीयर होता है उसकी, एंड रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द नॉन सिल्वर्ड साइड। बस यही बात मैंने आपको अभी समझाई। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए, जैसे आप इसमें देख रहे हो, सो पी इज़ मेंशन्ड हियर। सो पी इज़ बेसिकली इट इज़ pole. It is the midpoint of the mirror's surface. Next is this C, center of curvature. Pole क्या है? Pole है उस मिरर का सेंटर। अब जैसे ये एक मिरर है, राइट? ये मिरर ब्लू से ब्लू तक है, बाकी ये वो इमेजिनरी मिरर है जिससे हमने इस मिरर को काटा है, करेक्ट? तो इस मिरर का जो सेंटर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पोल। अब आते हैं सी, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बुलाते हैं हम इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? तो जब हमने इस पूरे मिरर को ले लिया जिससे हमने ये एक छोटा सा पीस कट किया है, तो उसका जो सेंटर है, इस पूरे मिरर का जो सेंटर है, दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल सी। आगे आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस क्या होता है? एक सर्कल का रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो एग्जैक्टली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? सो इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये वाली जो एक्सिस है, जो इमेजिनरी हम ऐसे बना रहे हैं ना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट? जो प्रिंसिपल, जो पोल से होके गुजरती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, सो दैट इज द प्रिंसिपल, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मिरर्स में, हमारे लेंसेज में, कि इसके बिना ना कोई भी रे डायग्राम, कोई भी डिस्कशन अबाउट लेंसेज, मिरर्स, ये अधूरी है। फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस, इट इज अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इन रियल। तो कॉनकेव मिरर में, राइट, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, राइट? तो कॉनकेव, जब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि वो लाइन जो प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है। तो वो लाइंस जो पैरेलल जाती हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? वो सॉरी, ये लाइन जाती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये फोकस से होते हुए गुजरती हैं। दूसरा है मिरर, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या फंडा है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो एक्चुअल में ये रेज मीट हो रही थी, लेकिन इस केस में एक्चुअल में ये मीट नहीं होती हैं, क्योंकि इसका फोकस मिरर के दूसरी तरफ को होता है। तो रे ऑफ लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई दोनों तरफ से,
राइट। अब इन्हीं रेज को हम ऐसे बैक ड्रॉ करते हैं और जहां पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम फोकस बुलाते हैं। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर में ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं, वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर में ये रे ऑफ लाइट्स एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, ये हम इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हैं। करेक्ट। तो फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ, सो स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय 2। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। So what is capital R by 2? So capital R is the radius of curvature. Radius of curvature क्या है? यहाँ से यहाँ तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ को हम कैपिटल R या रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाते हैं। और फोकस कहाँ होता है? इनके बीच में, इनके सेंटर में। और दिस इज दैट्स वाई दिस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जब आपको कुछ सॉल्व करने के लिए आएगा, तो वहां पर ना ये फॉर्मूलाज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इतना आपको समझ आ गया है, राइट। जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, चाहे कॉनकेव में आए चाहे कॉन्वेक्स में आए, दे विल आइदर मीट एट फोकस और दे विल अपीयर टू मीट एट फोकस। सो दे विल एक्चुअली मीट एट फोकस इन कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स में दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। बात क्लियर हो गई। अब कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि फर्स्ट रूल, रूल ये है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे ये है मिरर, करेक्ट, और एक मिरर हमारा है ये वाला, राइट। तो ये हमारे दो मिरर्स हैं, करेक्ट। अब कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है ये आप मुझे बताओगे। तो यहाँ पर ना जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, सेट ऑफ रूल्स। पहला रूल ये है कि ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो नॉन सिल्वर्ड सरफेस है ना, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर। सेम इज इन दिस केस ऑल्सो, वी विल कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मतलब आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फेस जो है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा लेफ्ट साइड को ड्रॉ करना है, और सिल्वर्ड फेस को आपको हमेशा ही राइट साइड को ड्रॉ करना है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी, हम हमेशा ही अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो आपको याद है यहाँ पर था पोल, जो कि सेंटर है इस मिरर का, और इसके थ्रू एक लाइन जाती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू और प्रिंसिपल पोल के थ्रू एक लाइन जाती है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमेशा हम अपने ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रे डायग्राम, जब हमें रे डायग्राम बनाना है तो हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। अब मान लो यहाँ से इसके टॉप से एक रे निकली, गई, वापस आ गई, क्या कहीं इमेज बनी? नहीं। इमेज तब तक नहीं बनेगी जब तक 2 रेज आपस में मीट नहीं करेंगी। तो हमें 2 रेज लेनी है, कोई भी कन्वीनियंट, जो हमें कन्वीनियंट लगे। हमें पता है कि इसका पाथ ये होता है, जो हमें प्रैक्टिस कर करके आएगा। तो हमें वो पाथ लेना है जिसका पाथ हम रिफ्लेक्शन में रिट्रेस कर पाए। तो हमें एटलीस्ट 2 रेज को लेना है। तो अब देखो यहाँ पर हमने सेम ही किया था, एक रे यहाँ से ले ली, राइट, एक रे हमने यहाँ से ले ली। तो 2 रेज ली और दोनों ही रेज को हमने एक पॉइंट पर मीट कराया। जब ये रेज एक पॉइंट पर मीट हुई तब हमें पता चला कि ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो एक जगह पर, जब ये रेज मिल रही हैं, बस वहां पर बन रही है। अब इस केस में अगर हम देखें ना, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, उसे लाइट रेज आती हैं, बिल्कुल पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो आके यहाँ पर फोकस पे मीट कर जाती है, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में रिकॉल कराऊंगी। अब बात करते हैं फर्स्ट रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम में। द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ। तो पहली बात, आपको पिछले वाले रूल समझ आए कि एक तो जब भी हमें रे डायग्राम बनाना है तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रखना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। दूसरा रूल वो ये है कि जब भी हम कभी रे डायग्राम बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तीसरा रूल, जब भी हम इमेज हमें बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें एटलीस्ट 2 रे
रो 2 रेज़ लेनी पड़ेंगी जो उस ऑब्जेक्ट से निकल रही हों। क्लियर हो गया? अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक बात बताई है कि अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। बात क्लियर है? इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता ही मिरर के पीछे है, बैक साइड ऑफ द मिरर होता है, तो एग्जैक्टली वो रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स पाथ। दूसरा, a ray parallel to the principal axis will pass from focus। रे वो रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, चाहे वो कैसे भी आए, वो हमेशा ही फोकस से पास होंगी। अब यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो वैसे तो ये यहाँ को जाएगी, लेकिन जब हम इसे इमेजिनरी बैक ड्रॉ करेंगे तो ये हमें फोकस से आती हुई दिखाई देगी। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, रे पासिंग थ्रू द फोकस, वो रेज जो फोकस से पास हो रही हैं, तो ये एक रे है, ये फोकस से पास हो रही है, तो जब ये फोकस से पास होगी तो अब ये कैसे जाएगी, वो रेज जो फोकस से पास होती थी, रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे आती थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। सो एग्जैक्टली जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई आ रही है, वो मिरर पे टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये 2 और 3 एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट ही हैं। क्लियर हो गए तीनों? नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस। अब वैसे तो मुझे पता है कि हमने क्लास 7 में भी ये पढ़ा है और आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन रिकॉल इज इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, जब वो एक्चुअल में एक पॉइंट पर मिलती है। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड, जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर में कर रहे हैं। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर किया, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, यही किया ना हमने, या फिर यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। सो इस केस में ये रे ऑफ लाइट जो है ना, इनको हम हमेशा बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं। करेक्ट हो गया? आगे, रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती है, जहां पर आपको सीधी इमेज दिखाई दे रही है, जहां पर आप एकदम सीधे दिखाई दे रहे हो। सो रिमेंबर, वो आपकी कैसी इमेज है, अपराइट या इरेक्ट है, और दूसरी आपकी इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड रियल इमेजेस होती हैं, और जहां आप सीधे दिखाई दे रहे हो वो आपकी वर्चुअल इमेज है। राइट? सीधे दिख रहे हो तो वर्चुअल इमेज है, उल्टे दिख रहे हो तो रियल इमेज है, उल्टा है। ओके, नाउ इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेजेस की जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और वो हम स्क्रीन पे हमें वो इमेजेस देखने को मिलती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखती हैं। अब बात करते हैं द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो वो इमेजेस जो कॉनकेव मिरर से बनती हैं। तो कॉनकेव मिरर की इमेजेस ना बड़ी सिंपल होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है, मतलब काफ़ी दूर है, वहाँ से 2 रेज ऑफ लाइट आई। अब ना दीज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऐसे नहीं ड्रॉ की गई होती, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसे आती, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये ऐसे सीधी आती और ये ऐसे को फोकल से पास हो जाती, राइट? सो ये थोड़ी ऑब्लिक आ रही हैं, तो जब ये रिफ्रैक्ट होंगी, राइट, तो ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो अब ये इमेज हमें फोकस पे बनती हुई दिखेगी। तो इस केस में जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा है, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, क्योंकि ये एक रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, राइट? रियल इमेज है ना, क्योंकि रेज जो है, लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। दूसरा, इमेज कहाँ पर बन रही है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बन रही है फोकस पर। क्लियर हो गया? तीसरा, इमेज का साइज क्या है, तो जो इन्फिनिटी पे इमेज है वो बहुत बड़ी इमेज है, और यहाँ पर काफी छोटी, जिसे हम डिमिनिश्ड भी बुला सकते हैं। सो डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज की इमेज बन रही है।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम थोड़ा सा पास आएंगे टुवर्ड्स आर मिरर, ठीक है, इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास आए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है। दो रेज ऑफ लाइट लेंगे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो कहाँ से पास होती है? यस, वो फोकस से पास होती है। और पहला वाला रूल जरा फॉलो करो, जरा सोचो, तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी ट्रैक में वापस चली जाती है। तो अब ये यहीं से वापस चली जाएगी, तो हमें बीच में ये दोनों ही रेज आपस में मिलेंगी और हमारी इमेज बन जाएगी, राइट। तो इस केस में कैसी इमेज बनी है? तो पहली बात है, जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि रे ऑफ लाइट्स एक्चुअली मीट कर रही हैं, सो ये एक रियल इमेज है, राइट। दूसरा, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो अब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितनी दूर इमेज होगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज मिरर के पास बनेगी। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा, हमारी इमेज मिरर से दूर जाती जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी यही हुआ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पर बनी थी, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अब इमेज बनी है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ ये प्रैक्टिस से ही आएगा, मतलब रट के कुछ भी नहीं आएगा। अब अगर हम इस इमेज को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, लेकिन कंपैरेटिवली अब बड़ी है फर्स्ट केस से। नेक्स्ट इज केस नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक लाइन आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट आई जो फोकस से पास हो रही थी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। और जब ये दोनों ही रे ऑफ लाइट आपस में मीट की, तो ये मीट की यहाँ पर और इमेज हमारी बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इन्फिनिटी तो मिरर के पास इमेज थी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आई तो इमेज थोड़ी मिरर से दूर हो गई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो इमेज भी कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। सो यहाँ पर जो हमारी इमेज है दैट इज इनवर्टेड एंड इट इज रियल। सेकेंड, इट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और थर्ड क्या होगा कि ये इमेज कैसी है? साइज सेम है, इन्वर्टेड है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे हम? मैं भूल ही गई, हाँ, कि वो कहाँ पर बनती है, राइट। सो इमेज इन दिस केस विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब क्या हुआ? अब इमेज मिरर के पास चली गई। तो पहले यहाँ थे दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अब ऑब्जेक्ट ने क्या किया? ऑब्जेक्ट चला गया टुवर्ड्स द मिरर, थोड़ा सा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हमारी इमेज थोड़ी दूर चली गई मिरर से, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, तो एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी, दूसरी फोकस से पास होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी इन्वर्टेड और रियल। और दूसरा, इमेज विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी बात, साइज इज बिगर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट तो पूछ लेना आज क्वेश्चन सेक्शन में, या लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। अब देखो बच्चों, अब एक स्पेशल सा केस है, ठीक है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो याद करो जब हमारी इमेज फोकस पे बनी थी तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे, एग्जैक्टली। अब ये जो रेज ऑफ लाइट है ये ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो रेज ऑफ लाइट हैं वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही है वो वहीं से रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ, और दूसरी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और वो फोकस से पास हो रही है। तो इस केस में हमारी इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इन्फिनिटी, ओके। दूसरा,
इमेज का साइज इज बिगर, राइट? तो इसे हम एनलार्ज्ड भी लिखते हैं। इमेज कैसी बनेगी? इट विल बी इन्वर्टेड एंड द इमेज विल बी अ रियल इमेज। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट? अब आता है हमारा लास्ट केस। अभी तक हमने जितनी भी इमेजेस बनाई है ना, सारी की सारी रियल इमेजेस थी, लेकिन अब ये एक केस है कॉनकेव मिरर में जहाँ पर इमेज वर्चुअल बनती है। वो कब? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास रख देते हैं। मतलब अब हमारी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, पोल एंड फोकस है। तो इस केस में रेज ऑफ लाइट जाएंगी, सबसे पहले एक पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के से निकलती हुई दिखाई देगी, वो उसी उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो इस केस में ये दोनों रेज एक दूसरे से ना, यहाँ को अगर आप ट्रेस करोगे ना, तो ये दूर 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 जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से ऐसे ऐसे इनको रिट्रेस करना, मतलब इन्हें हमें बैकवर्ड बनाना पड़ेगा। एंड नाउ इट विल मीट एट अ पॉइंट, और now in this case our image is formed behind the mirror, राइट? और behind the mirror मिली है, तो इसका मतलब ये इमेज हमारी कैसी होगी? इरेक्ट या फिर अपराइट, और ये हमारी वर्चुअल है। तो यही हमने पढ़ा था ना डिफरेंस रियल और वर्चुअल इमेजेस में। और तीसरी क्या चीज़ है कि ये इमेज काफ़ी बड़ी होगी, इट विल बी एनलार्ज्ड, काफ़ी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो यहाँ पर ना मैं पूरा का पूरा आपको ना समझाती हूँ कि इमेज कैसे होती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है। देखो, इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है? जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ये इमेज थोड़ी और, अब ऑब्जेक्ट पास आया है तो इमेज दूर जाएगी, तो इट विल बी बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेंगे। उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इस टाइम पर अब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी? इट विल बी बियॉन्ड सी। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, आप उल्टा लिख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज बनेगी इनफिनिटी पर। तो अब अगर आप इन पांचों केसेस को देखो तो हमने एक्चुअली ये रिवर्स लिख दिया है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है? पैटर्न समझ आया? उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड मिरर, ठीक है? मिरर के पीछे। अब इन सब में ये इमेज रियल है, ये भी रियल है, रियल रियल रियल, और लेकिन ये कैसी है? ये वर्चुअल है, ये इरेक्ट है, ये रियल और इनवर्टेड इमेजेस हैं, राइट? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा था, इन्फिनिटी पर था। जैसे जैसे ये फोकस से इमेज दूर जाती 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 जाएगी, वैसे वैसे इसका साइज बड़ा होता जाएगा। सिर्फ इस पॉइंट पर सेम साइज होगा इमेज का, यहाँ पर छोटा होगा, यहाँ पर उससे बड़ा होगा, यहाँ सेम साइज, और अब तो साइज और भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? तो ये मिरर है, मिरर की ये सिल्वर्ड साइड है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कैसे जाती है? इट गोज सॉरी, जब प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो इट रिफ्लेक्ट और वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है, होती नहीं है, लेकिन जब हम उसको ऐसे मतलब पीछे को बैकवर्ड उसे ड्रॉ करते हैं तो वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है। दूसरी लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी। अब कहाँ पर मिली ये मिली between pole and focus. When the object is in front of the convex lens, तो image बनेगी behind mirror between pole and focus. Image कैसी है? बताओ कैसी है? Smaller in size, right? Smaller in size. क्लियर हो गया? और
Don't forget to mention it is upright and it is virtual. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना इन दोनों हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में ना सिर्फ 2 केसेस है। एक है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और दूसरा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के सिवा किसी और पॉइंट पर है। तो इन दोनों केसेस में कहाँ पर हमारी इमेजेस बनती हैं और वो इमेज कैसी होती है उसके बारे में लिखेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है, एट फोकस। और इसके सिवा हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमारी इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। बात क्लियर हो गई। इसके सिवा इमेजेस यहाँ पर जितनी भी बनेंगी वो सारी की सारी वर्चुअल होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर भी साइज ऑफ द इमेज ये डिमिनिश्ड होगी, छोटी होंगी साइज में, और यहाँ पर भी छोटी ही होंगी। आगे बात करते हैं द कंक्लूजन ऑफ द मिरर्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में ना इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, इन्वर्टेड इरेक्ट कैसी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर्स की बात करते हैं तो इमेज हमेशा ही वर्चुअल होती है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और बिटवीन पोल एंड फोकस हमें देखने को मिलती है, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। क्लियर। अब हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर्स के फायदे पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर्स के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं। नाउ द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहले है शेविंग मिरर्स। तो जब शेविंग करते हैं या जो बार्बर्स होते हैं ना, ये कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर ना एक एनलार्ज्ड इमेज देता है जिससे छोटे छोटे फेस के बाल भी इजीली दिखाई दी जाते हैं। सेकंड है रिफ्लेक्टर्स में। तो जैसे कार की हेडलाइट्स होती हैं उनमें रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, तो लाइट को फोकस पे रखा जाता है और आगे होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इससे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट जो आगे रोड को देखने में हेल्प करती है। उसके बाद है एज डॉक्टर्स हेड मिरर। तो जो डॉक्टर का मिरर होता है ना, जो हेड का मिरर होता है उसमें कॉनकेव लेंस होता है। तो होता क्या है कि जब डॉक्टर आपके थ्रोट को, माउथ को चेक करता है तो वो अंदर टॉर्च से लाइट ऑन करते हैं, और ये जो लाइट है ये जब कॉनकेव मिरर में एंटर करती है तो ये एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिससे एक पार्ट को देखना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सोलर कुकर की। तो सोलर कुकर में भी ऐसा ही होता है कि कॉनकेव मिरर होता है, ये लाइट जब आती है लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से एक जगह पर लाइट कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट इज द फ्लड लाइट एज रिफ्लेक्टर्स। तो जो फ्लड लाइट्स होती हैं, ये फ्लड लाइट्स बेसिकली बड़े बड़े हॉल्स में, स्टेडियम्स में इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को एक वाइड एरिया में स्प्रेड कर देती हैं, जिससे वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की। तो कॉन्वेक्स मिरर्स को रियर व्यू मिरर्स में यूज़ किया जाता है। तो आप देखते हो ना कि उन मिरर्स में ना एक छोटे से मिरर में पीछे का बहुत ही वाइड व्यू हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये पीछे का चीज़ों को छोटा करके एक वाइडर व्यू हमें दे देता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं ताकि लाइट जब आए तो ये ज़्यादा एरिया में फैल जाए, ऐसे स्प्रेड हो जाए, जिससे ज़्यादा लाइट मिले और हर एरिया रोशन रोशन हो जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रे डायग्राम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मिराज, सनसेट, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद जितने भी बुक में क्वेश्चन हैं, जितने भी मैं यहाँ कराऊंगी, होम असाइनमेंट दूंगी, सब कुछ आपको अच्छे से करना है। तो शुरू करते हैं विद सम टेस्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So on a hot summer day, roads ahead looks wet. Why?
व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू इट? क्यों दिखता है? तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, हमने मिराज पढ़ा है ना। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई ऑन द रोड, नहीं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं है। दूसरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कूलर एयर लेयर्स, तो रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन तो हो रही है लेकिन कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये नहीं है, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू हॉट रेयरर एयर नियर द रोड, यस। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से आसपास की चीज़ों की मिरर इमेज हमें वहाँ पर दिखाई देती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होते 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 इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फाइनली अब लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट ही हो जाती है। So C is the correct option. Next, when a boy standing on a road sees a shiny pitch far away on a hot afternoon, he thinks it is water. What is the actual scientific reason? बताओ क्या है? जब उसे दूर ऐसा लगे कि एक शाइनी सी पिच है एक हॉट आफ्टरनून में, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द स्काई, नो। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल नियर द हॉट सैंड, नो। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर द हॉट सैंड, सो यस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मिराज इफेक्ट है। तो जो हॉट एयर है दैट इज रेयरर, राइट। तो इसकी वजह से लाइट इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question. So question says a fisherman sees fish underwater appearing nearer than it actually is. Why? क्यों है ये? आपको याद है कॉइन, पेंसिल, एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली। तो बस वही है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम को लाइट जा रही है एंड इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो बस वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है जिससे हीट इंक्रीज हो जाती है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ टॉर्च यूजेस कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द मिरर, व्हाट डज रिफ्लेक्टर डू? तो रिफ्लेक्टर क्या करता है? ये एक पैरेलल ये बीम को कलर कर देता है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट करता है, it makes beam spread wider or it produces a virtual image. So the correct option is B, ये beam को parallel कर देता है। आगे, a concave mirror is used in a dentist's clinic because of it. तो हम हमेशा कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट के क्लिनिक में, क्यों? क्या ये डिमिनिश इमेज बनाता है? नहीं। क्या ये एनलार्ज्ड इमेज बनाता है जो अपराइट होती हैं और ऑब्जेक्ट को क्लोज से देखने में हमारी मदद करती हैं? या फिर ये रियल इमेजेस बनाता है टीथ की? दे ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेजेस, सो द रीजन इज कि ये दांतों को एनलार्ज कर देता है जिससे उन्हें देखना आसान हो जाता है और दांतों को भी सीधा दिखाता है। देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर, इमेज कहाँ पर बनेगी? कॉन्केव मिरर के काफी पास जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी पीछे, मिरर के पीछे, एंड इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, लेकिन वो काफी बड़ी होगी। क्लियर है? लास्ट वाला केस, केस नंबर 6। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स डेविएट द मोस्ट इन द प्रिज्म? सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है? तो याद करो हमने विबग्योर को उल्टा लिखा था, राइट। तो हमने पढ़ा था कि ये सबसे लीस्ट डेविएट होता है, राइट। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेविएशन यहाँ पर देखने को मिलती है, सो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। नाउ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ पेंसिल इन वाटर एंड फाइंड्स इट बेंट, दिस इज ड्यू टू, तो वो बेंट क्यों दिखाई देती है? द रीजन बीइंग, क्या लेटर इन्वर्जन हो रही है? नहीं, तो वो तो एम्बुलेंस में होती है। डिस्पर्शन हो रही है? नहीं, डिस्पर्शन में तो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने कलर्स में। क्या रिफ्रैक्शन हो रही है? एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन ही हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रही है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड, कहाँ पर बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है, बिटवीन फोकस एंड पोल, एक्सेप्ट जब इमेज इन्फिनिटी पर होती है, उसके सिवा हर केस में ये इमेज फोकस और पोल के बीच में ही बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराज इज सीन इन डेजर्ट अकर्स ड्यू टू। तो ये जो मिराज का कॉन्सेप्ट है ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट रेज जो है वो रिफ्रैक्ट करती हैं, हर लेयर लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता रहता है, इसीलिए मिराज फॉर्मेशन होती है। करेक्ट? सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। नेक्स्ट, नाउ वी हैव सम होम असाइनमेंट्स फॉर यू। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं, कुछ क्वेश्चंस ये हैं और इवन कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है, और अगर आपको लगता है कहीं पर डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ अपनी क्लास को बुक कर लेना है। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है, और स्ट्रेस नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है।